तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ क्या रहे थे। हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे क्लास 11 का यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। अब बच्चों हम बात करें इस यूनिट पे, इस यूनिट में हम काफी सारे टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके हैं, और जिसमें से थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं, रिविजन करते हैं सर टॉपिक को अपना। तो क्या टॉपिक है सर हमारे पास। तो हमारे पास बच्चों जो टॉपिक है उसका नाम है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, वो था क्या, इंपॉर्टेंस। हम एक बार रिकैप करके सारे टॉपिक को लिख दे रहे हैं। देखो रिकैप, सबसे पहला हमारे पास था इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा था हमारे पास क्या, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तीसरा हमारे पास था क्या, थर्ड टॉपिक जो था हमारे पास, वो था क्या, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है, मैटर का नेचर क्या होता है। और फोर्थ नंबर जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो था क्या, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। ठीक है, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं पहले से, क्लियर है। हाँ, तो अब आज के जो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज के अंदर ही हम लोग एसआई सिस्टम के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। एसआई सिस्टम क्या होता है, सेवन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा चुके हैं। प्रीफिक्सेस और सफिक्स को हम पढ़ा चुके हैं। तो ये जो प्रीफिक्स सफिक्स एसआई सिस्टम यूनिट नेचर ऑफ मैटर के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब टॉपिक आप वन बाय वन करके जिसको हम बोले हैं उसको याद कर लीजिएगा, और नोट्स बनाना मत भूलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट तक तुम्हें तुम्हारा नोट्स ही पहुंचाएगा, इसलिए नोट्स बनाते जाना साथ साथ, ठीक है। तो चलो हम एनसीईआरटी बुक का कुछ क्वेश्चन बना रहे थे। आज भी कुछ क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ऊपर में जो हेडिंग लिखा है ना डिफरेंट होगा क्वेश्चन, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग इन बेसिक यूनिट्स, ठीक है। कन्वर्ट दी फॉलोइंग इन देयर बेसिक यूनिट, देयर बेसिक यूनिट, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दो, सॉल्व, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सॉल्व करो। सबसे पहला यहाँ पे आता है क्वेश्चन में क्या, 28.7 पिकोमीटर। व्हाट इज 28.7 पिकोमीटर। देखो हमने बताया था क्या, 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 का पावर माइनस 12 मीटर। तो मीटर इज अ बेसिक यूनिट, तो इसी में कन्वर्ट करना है। देखो 28.7 गुने 10 का पावर माइनस 12 मीटर, 10 का पावर माइनस 12 मीटर, समझ रहे हो। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टी की जगह पे 10 का पावर माइनस 12 पुट कर दो। पॉइंट आगे पीछे करने से ये चीजें खराब हो सकती है। 28.7 गुने 10 का पावर माइनस 12 मीटर, क्लियर है। दूसरा क्या, दूसरा यहाँ पे 15.15 पिकोमीटर। देखो 15.15 पिकोमीटर। देखो 1 पिकोमीटर वाला कितना, 10 का पावर माइनस 12 मीटर। तो 15.15 गुने 10 का पावर कितना, माइनस 12 मीटर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया, मिलीग्राम। यहाँ पे तीसरा जो दिया हुआ है क्या, 25365 मिलीग्राम। मिलीग्राम कितना होता है, 10 का पावर माइनस 3 ग्राम। देखो तो पुट करो यहाँ पे क्या, 25365, कुछ नहीं पॉइंट जीरो अपने से बैठा सकते हैं। मिलीग्राम का होता है 10 का पावर माइनस 3 ग्राम। ये पॉइंट 3 को हटाने के लिए पॉइंट आगे ले आओ, कहाँ पे, यहाँ पे। तो 25.365 करके मिलीग्राम से 10 का पावर 3 हटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई दिक्कत तो नहीं है किन्हीं को, है ना। हाँ,
यही इसका बेसिक यूनिट हुआ और यही आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बुक का है, इसलिए क्वेश्चन को बना लेना। इससे पहले 2 क्वेश्चन और बताए हम दूसरे पीछे वाला लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, तो दोनों को अच्छे से कॉपी में लिख ले। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं, को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए, तो इन सभी बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। ठीक है, देखो बोलता है मास एंड वेट क्या होता है, बोलता है मास ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। देखो अब यहाँ पे सवाल क्या है, देखो अभी तक हमने जो बताया 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दिया। अब सवाल है कि जो इन जनरल मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब का हम डिफाइन करते हैं। देखो 2 वर्ड है, एक मास और दूसरा वेट। ये दोनों वर्ड जो ना देखने में पढ़ने में एक जैसा लगता है कि सर इसका जो मास है, कोई इसको वेट का देता है, कोई इसको मास का देता है। क्या मतलब होता है, देखो मास का मतलब है इसका एक फिक्स वजन, समझ रहे हो। मास का मतलब क्या, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है जो हर जगह सेम रहेगा। हर जगह क्या रहेगा, सेम। मास हर जगह सेम होता है, चाहे तुम भारत में मापो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अमेरिका में, चाहे धरती पे, चाहे चांद पे, चाहे मंगल पे, सब जगह इसका वजन एक जैसा रहेगा, उसको मास कहेंगे। लेकिन वेट क्या होता है, वेट इज डिफरेंट। वेट का मतलब होता है भार। जैसे मेरे खड़ा होने से, जैसे हम यहाँ पे इस जमीन पे खड़ा है, ठीक है, मान लो इस जमीन के जगह पे क्या करें, एक लकड़ी का पट्टा लगा दो, ठीक है, उस पे खड़ा हो जाए। अगर लकड़ी का पट्टा मजबूत नहीं है, ठीक है, हम खड़ा होंगे तो मेरा जो भार उस पे पड़ रहा है, भार मतलब मेरे द्वारा जिस पे हम खड़ा होंगे, मान लो कि मेरा हाथ है, इस पे हम एक बहुत बड़ा सा एक पत्थर रख देंगे, तो क्या मेरा हाथ वो बड़ा पत्थर को रोक पाएगा? नहीं, क्योंकि मेरा हाथ में जितनी क्षमता है, ठीक है, उतना भार तो सह लेगा। भार मतलब उतना फोर्स, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको तो सह लेगा। लेकिन अगर ज्यादा मेरे हाथ के सहने से ज्यादा हो, ये नीचे चला जाएगा। यानी कि जो भार है, भार वो एक तरह से बल लगाता है। क्या लगाता है सर? बल। और ये बल जो है वो अलग अलग जगह पे ड्यू टू ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण बदल सकता है। जैसे अगर एक व्यक्ति का भार धरती पे 60 केजी का, कितना है सर? 60 केजी का, तो इसी व्यक्ति को अगर चंद्रमा पे तोला जाए तो उसका वेट हो जाएगा 10 केजी। क्या हो जाएगा सर? 10 केजी। सवाल है सर क्यों? पृथ्वी पे जितना ग्रेविटेशन है उसके तुलना में 1/6 गुना कम ग्रेविटेशन है कहां पे? चांद पे। तो 6 गुना उसका वजन कम होगा, मतलब यहाँ पे 6 केजी का सामान है, वहां 1 केजी। यहाँ पे जिस आदमी का वेट 60 केजी है, चांद पे कितना हो जाएगा? 10 केजी। मतलब क्या समझ में आया कि जो भार है सर, जो वेट है सर, वो बदलेगा, लेकिन मास हम यहाँ पे भी 60 केजी है तो वहां पे भी 60 केजी ही होंगे। ठीक है, भार जो है वो बदलेगा, मास नहीं बदलेगा। भार का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट केजी होता है। ठीक है, देखो हमने वही बात यहाँ लिख रखा है बहुत प्यारे तरीके से। देखो हमने फिगर भी डाल रखा है ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो हमने मास और वेट के बीच डिफरेंस बताया। मास क्या है, वेट क्या है, दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो बोला हमने कि मास ऑफ द सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। कोई भी मैटर ले लो, उस मैटर के अंदर जितनी मात्रा मौजूद होगी वही उसका मास कहलाएगा, वही उसका द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, वही दूसरी बात, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। देखो इस चीज को हाथ छोड़ दो, हाथ में इसको हम यहाँ पे छोड़े तो ये जो, जब हम इसको छोड़ रहे हैं ऊपर से तो ये हाथ पे आ रहा है, तो इसके वजह से कुछ ना कुछ भार लग रहा है, कुछ ना कुछ ये फोर्स लगा रहा है मेरे हाथ पे। जिसकी वजह से फोर्स लगे उसको बोलेंगे वेट। और वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन के फॉर्म में लेते हैं। किसमें सर? न्यूटन। और ये ग्रेविटी के कारण होता है। और जो ग्रेविटी के कारण लगेगा, जो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, तो ग्रेविटी अलग अलग प्लेस पे अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये बदलता है, लेकिन मास कभी बदलता नहीं। इसलिए एक लिया हुआ है क्या, एक है पृथ्वी। ध्यान से देखो पिक्चर में हमने ऐड कर रखा है, एक धरती है, एक चांद है। धरती पे क्या है, जो आदमी 60 केजी न्यूटन का फोर्स लगाएगा वो यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा।
ठीक है, मान लो कि एक व्यक्ति है जिसका यहाँ पे 60 केजी वजन है, तो 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसको चांद पे ले जाए, यहाँ पे भी वजन इसका 60 केजी होगा, लेकिन जो फोर्स लगाएगा वो 10 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/6 गुना क्या है? ग्रेविटी है। किसके तुलना में? पृथ्वी के तुलना में। बात समझ रहे हो? तो इसी बात को देखो हमने आगे लिख रखा है क्या, कि द मास ऑफ सबस्टांस इज कांस्टेंट। मास जो है सबस्टांस का हमेशा कांस्टेंट होता है, वेयर एज जबकि इट्स वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के कारण चेंज होता है, जैसे हमने लिखा है मून पे 1/6 गुना होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो वेट का जो यूनिट क्या होता है सर? ऐसा यूनिट ऑफ वेट या यूनिट ऑफ वेट क्या होता है? इज एन। एन क्या? न्यूटन। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चल जल्दी से इसको नोट कर। ठीक है, नोट कर लिया इसको। वेट क्या है, मास क्या, डिफरेंस पता चला। अब आगे देखो, आगे आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब देखो, ये ग्लास है, ठीक है। अब इस ग्लास का क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, यही तो है। अरे वॉल्यूम का मतलब क्या? आयतन। जैसे समझो ये रूम है, ठीक है, ये मेरा रूम है। इस रूम की क्या है? एक लंबाई, एक इधर से चौड़ाई, इधर से ऊंचाई। अब ये तीनों को जब एक साथ लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों को मेजर कर दे, तो इसके अंदर जितना सारा सबस्टांस लेगा इसके अंदर, इसके सारे स्पेस को हम बोल देंगे वॉल्यूम। ठीक है, समझ रहे हो? वही बोलता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सबस्टांस। किसी भी पदार्थ के द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा, घेरा जाएगा, छेका जाएगा, उसको हम वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे सर? वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम को समझना है तो सिंपल समझो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम निकलेगा। और वॉल्यूम को लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या है? एक तरह से तीनों का डिस्टेंस ही है। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर इंटू मीटर। तो वॉल्यूम का ऐसा ही सिस्टम में यूनिट क्या हो जाता है सर? मीटर। मीटर मीटर होने की वजह से मीटर क्यूब। ठीक है, बात समझ रहे? तो बोलता है वॉल्यूम हैज द यूनिट ऑफ लेंथ मीटर क्यूब। बोलता है वॉल्यूम हैज द यूनिट ऑफ लेंथ का पावर क्यूब। सो इन एसआई सिस्टम वॉल्यूम एज द यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, स्मॉलर वॉल्यूम्स आर डिनोटेड इन सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब यूनिट। छोटे छोटे वॉल्यूम को हम या तो सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं या फिर डेसीमीटर क्यूब के फॉर्म में मेजर करते हैं। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो जल्दी से नोट करो इसको। नोट कर लिए? आगे बढ़े। ठीक है, देखो आगे, आगे क्या है सर? यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे क्या कि एक कॉमन यूनिट लीटर। देखो अब देखो, अलग अलग हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग क्या अलग अलग यूनिट की जगह पे कॉमन यूनिट लीटर का यूज करते हैं, जो ऐसा यूनिट तो नहीं है लेकिन यूज करते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन यूनिट लीटर विच इज नॉट एन ऐसा यूनिट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब को हम 1000 ml लिखते हैं, और 1000 ml को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। मतलब 1 ml को आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसको कॉपी में लिख लेना। यहां से कई बार तुमको यूनिट कन्वर्जन दे सकता है। ठीक है, कई बार यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए भी क्वेश्चन देता है कि लीटर दिया है मीटर में बताओ, लीटर दिया है मीटर क्यूब में बताओ, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है मीटर क्यूब में बताओ। ठीक है, इसलिए इस बात को कॉपी में लिख लेना। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे बढ़े। आगे देखो, बोलता है डेंसिटी क्या है सर? घनत्व तो क्या है? देखो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है सर? मास बाय वॉल्यूम।
बोलता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो होता है किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कोई भी मास को उसके वॉल्यूम से भागा देते हैं तो डेंसिटी बनता है। ठीक है, बोलता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी के साथ क्या पर मीटर क्यूब, क्यों? अरे मास का यूनिट होता है केजी, मास का यूनिट केजी। ठीक है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या, मीटर क्यूब। तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, बोलता है डेंसिटी इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। केजी को यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है, आगे देखो। बोलता है क्या, आगे देखो। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान दो। डेंसिटी हो गया, डेंसिटी के बाद हो गया हमारे पास क्या, आयतन, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या, तापमान, तापमान यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट इज टेम्परेचर? अरे टेम्परेचर क्या, तापमान, गर्मी, ठंडा, तापमान ये है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे हाथ में ग्लास है। ठीक है, ग्लास, मेरे हाथ में ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है। अब ये पानी को तुम बॉयल करोगे, तापमान बढ़ेगा यानी गर्मी बढ़ेगा। अब इसी पानी को हम ठंडा करते हैं तो तापमान घटेगा। यानी कि किसी भी पदार्थ का गर्म होना या किसी भी पदार्थ का ठंडा होना, यानी कि हॉटनेस और कोल्डनेस, ये दोनों को जिस फॉर्म में मेजर करेंगे उसी को क्या बोलेंगे सर, टेम्परेचर, तापमान। क्लियर है, तो देखो इसी को हमने लिख रखा है क्या, द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हॉटनेस का मतलब गर्मी और कोल्डनेस का मतलब ठंडा, ऑफ सब्सटेंस इज कोल्ड इट्स टेम्परेचर, उसी को हम इसका तापमान कहेंगे। एंड देयर आर थ्री कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। तापमान को मापने का तीन अलग अलग स्केल होता है। सर कौन कौन, कौन कौन स्केल होता है? एक होता है फ़ारेनहाइट, दूसरा होता है सेल्सियस और तीसरा होता है क्या, केल्विन। एक फ़ारेनहाइट, दूसरा सेल्सियस और तीसरा क्या, केल्विन। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं, को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब सवाल है सर, ये तीन अलग अलग जो दिया हुआ यूनिट किसका है सर, देखो डिग्री सेल्सियस जो है ये अलग अलग कंट्री का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सबको मिला करके मतलब सबको मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है टेम्परेचर को नापने के लिए, वो है क्या, केल्विन। ठीक है, अब ये दोनों के जो वैल्यू है कहाँ पे वैल्यू मिलते हैं सर, देखो अगर केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी डिग्री सेल्सियस अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में ये 273.15 केल्विन पे मैच करता है, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मैच करता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? और ध्यान दो, अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है और -40 डिग्री सेल्सियस है, ये दोनों वैल्यू क्या होता है, एक जगह पे सेम होता है। क्लियर है? अभी देखो ये दोनों के बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं और इस पे क्वेश्चन ही बना रहे हैं, करके देखना। देखो क्या क्वेश्चन है सर, टेम्परेचर को मापने के तीन यूनिट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। देखो बॉडी, देखो अगर ध्यान से सुने कि मैं बताता हूँ, कभी डॉक्टर के पास जाते हो जब तुमको फीवर आता है, तो डॉक्टर जब हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है बोलता है इसको 100 डिग्री का बुखार है। क्या बोलता है सर, 100 डिग्री का बुखार है। वो कभी ये नहीं कहता 100 डिग्री सेल्सियस का बुखार है, 100 डिग्री बताता है, 105 डिग्री बुखार है, 110 डिग्री बुखार है। अगर सोचो, अगर बोल दे कि सर 105 डिग्री सेल्सियस का बुखार है, इसका मतलब समझते हो, अरे उतना में चिकन बॉयल हो जाता है, मटन बॉयल हो जाता है, हमारा बॉडी हड्डी से अलग हो जाता है। तो जो मेजर किया गया ना थर्मामीटर पे टेम्परेचर, वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। किसमें होता है सर, डिग्री फ़ारेनहाइट में।
डिग्री सेल्सियस में नहीं, कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। कि जो सर बॉडी जो टेम्परेचर मापा जाता है थर्मामीटर के द्वारा वो डिग्री फॉरेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट केल्विन क्या है सर, केल्विन भी टेम्परेचर को ही मेजर करता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो एसआई यूनिट किसको माना गया है, केल्विन को, है ना। चलो चलो आगे, जैसे यहाँ पे देखो अब डिग्री सेल्सियस और फॉरेन हाइट के बीच एक रिलेशन बताएंगे। रिलेशन कैसे सर, देखो ये फॉर्मूला दिया गया, अब ये मत पूछना सर ये फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ, इस फॉर्मूला को जैसे दिया गया वैसे याद, ठीक है। आपके बुक में इसको डायरेक्ट लिखा गया है आपके लेवल पे, इसलिए इसको सीधा याद रखो। देखो हमने लिखा है डिग्री सेल्सियस इज रिलेटेड टू डिग्री फॉरेन हाइट इज रिलेटेड टू डिग्री सेल्सियस बाय द फॉर्मूला क्या, डिग्री फॉरेन हाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यानी कि फॉरेन हाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या डिग्री सेल्सियस को फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करना है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 से मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, ऐड कर दो, ठीक है, बात समझ रहे हो। देखो फॉर्मूला क्या हुआ सर, डिग्री फॉरेन हाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या 32, ठीक है 32, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो अगर हम बोले कि मान लो क्या कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, अरे हमारे बॉडी का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 तो बहुत ज्यादा होगा, 37 डिग्री फॉरेनहाइट माना जाता है, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास हम 37 डिग्री सेल्सियस दिए टेम्परेचर, इसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करो सर कितना आएगा, डिग्री फॉरेनहाइट बराबर 9/5 इंटू 37 प्लस 32। देखो 9 और 7 को मल्टीप्लाई करो कितना, 9 7 63 का 3 बाकी हाथ में 6, ठीक है, 9 या 27 और 6 कितना होगा 33 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, ठीक है। देखो 5/333 3 3.0, ठीक है, 66.6 प्लस 32 जोड़ दो कितना हो गया सर, इसका मतलब हो गया यहाँ पे 6 सॉरी 6 का 6 6 2 8, ठीक है, 6 3 9 98.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉरेनहाइट 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब तुमको डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में तुम कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो एक सवाल है, अगर हम बोले कि एक तुमको 100 डिग्री का 100 डिग्री फॉरेनहाइट तुम्हारे पास तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर है, बताओ डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, बताओ डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन ये तो कैसे बनाओगे सर, तभी हमने बताया था डिग्री फॉरेनहाइट बराबर है 9/5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 32, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे लिखो 100, ठीक है, 9/5 अगर इधर आएगा तो क्या करो सर, पहले 32 का माइनस करो, माइनस डिवाइड बाय क्या
32 100 में क्या 32 क्या गया, देखिए 100 में 32 चला क्या 68 बचा। नीचे क्या आ जाएगा, गुने 5/9 बराबर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो 5 से 8 बचे 40 का जीरो बकेट में 4। ठीक है, 8 बचे 40 का जीरो बकेट में कितना 4। ठीक है, 6 बचे 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। देखो सही मल्टीप्लाई हुआ है गलत हो गया, कर लो कैलकुलेट। 8 5 40 का जीरो ब्रैकेट में 4, 6 बच्चे 30 4 34 डिवाइड बाय क्या 9 डिग्री सेल्सियस। देखो भागा तो कितना आएगा 9 से 340 भागा 9। ठीक है, 9 या 27 कितना भागा बचा सर यहाँ पे, सर बचा यहाँ पे 4 3 7 बच गया प्लस जीरो 9 सत्ती 63 बचा कितना सर यहाँ पे 7 फिर जीरो मतलब 37.7 के आसपास आ गया 37.7। बोलो कोई दिक्कत है, यानी कि जो टेम्परेचर होगा 100 डिग्री फॉरेनहाइट का मतलब कितना 37.7 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री और फॉरेनहाइट को कैलकुलेट करने में आई होप आपको अब दिक्कत नहीं होगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है। देखो यही फॉर्मूला से मैंने कैलकुलेट किया डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच। क्लियर है, कुछ होमवर्क दे दें आपको, चलो हम कुछ होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना बनाने। देखो एच डब्ल्यू क्या है, डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। ठीक है, देखो 25 डिग्री सेल्सियस पहला, दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 75 डिग्री सेल्सियस, चौथा 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं, को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए तो आगे बढ़े इन्हीं बातों के साथ, चल आगे बढ़ते। ठीक है, आगे क्या है, आगे एक और क्वेश्चन था उसको भी समझ लेंगे। देखो अगर कई बार हम लोग को क्या देता है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच, देखो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, देखो केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, समझ। और एक बात और ध्यान रखो, 0 डिग्री सेल्सियस अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस कोई बोल रहा है इसका मतलब कितना सर 273.15 केल्विन। क्लियर है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार बनता है, देखो ध्यान से। कन्वर्ट क्या 100 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन बराबर वाट। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। क्योंकि ये 1.5 कई बार लिखता है, बहुत सारी जगहों पे 1.5 नहीं लिखता है, तो घबराना। ठीक है, चलो 100 यहां पुट कर दो प्लस 273.15 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 373.15 केल्विन। ठीक है, ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस टू क्या केल्विन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो कितना से 25 पुट करो प्लस 273.15
1.5, ठीक है। पांच तीन आठ, 7 2 9, 298.15 केल्विन, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच क्या एक रिलेशन बन गया। ये दोनों फॉर्मूला, देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला है बेटा, दोनों फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। इसमें क्वेश्चन हम बना दिए हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना, ठीक है। हाँ, यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। एक डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट है, दूसरा एक और होमवर्क दे देते हैं, देखो HW, ठीक है, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। देखो 100 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना, दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, तीसरा 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, चौथा, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखो, अभी तक जितना मुझे बताना था डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट सब बता दी। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। अब मैं बता रहा हूं क्या कि द टेम्परेचर एट विच बोथ सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट सेल्स विल हैव द सेम रीडिंग। कौन सा पॉइंट होगा जहां पे दोनों का रीडिंग सेम होगा। देखो अभी हमने डिग्री फॉरेनहाइट बराबर क्या बताया, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यही बताया, ठीक है। मान लो क्या कोई एक टेम्परेचर है, जहां कोई एक टेम्परेचर है जहां पे दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब डिग्री सेल्सियस बराबर क्या, फॉरेनहाइट। मान लो कोई एक्स वैल्यू है, ठीक है, मान लो दोनों का वैल्यू क्या है, एक्स और एक्स है, ठीक है। इस तापमान पे दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या, 9/5 गुने क्या, मान लो दोनों का वैल्यू सेम है, सेम मान लो एक मान लो, ठीक है। पुट करो यहाँ पे 1 प्लस क्या 32, पुट करो। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, -40 डिग्री आएगा, वो भी माइनस में आएगा। एक मिनट को, एक्स बराबर 9/5 इंटू एक्स प्लस कितना 32, ठीक है। देखो पुट करो क्या, एक्स प्लस 9/5 इंटू एक्स बराबर कितना 32। देखो क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 9x डिवाइड बाय कितना 5 इक्वल टू कितना 32। देखो 9 5 कितना हो गया सर, 14x, ठीक है, प्लस 5 बराबर कितना 32। एक मिनट को, ये प्लस में ना इधर माइनस में होगा, देखो माइनस माइनस, ठीक है। 9 में 5 के कितना हो जाए -4x, पांच चौके 5 गुना 10 का 0, ठीक है, बाकी तुम्हें एक 5 दिए 15 1 16, ठीक है, 160, ठीक है, समझ रहे हो।
काटो, कितना बराबर 40 बार में कटेगा, 4 चौका 16, एक्स बराबर कितना होगा -40, ठीक है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों क्या हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है -40, पुट कर दो, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, डी। बोलो कोई दिक्कत है, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है, कई बार पूछ चुका भी है, ठीक है। बात समझ गए मेरी, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो सर, नेक्स्ट क्या है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो हमने बताया था F इक्वल टू क्या 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ऐसा कौन है सर, ऐसा हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है। देखो कहां पे 32 32 32, यहाँ बी, ऑप्शन बी। बोलो कोई दिक्कत की नहीं, को याद करने में कोई नहीं, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं ना। हाँ, अब आगे चलो सर, आगे क्या है, आगे हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। देखो अभी तक जो हमने बताया आपको, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये दोनों के बीच हमने रिलेशन बताया, इसमें न्यूमेरिकल बता दिया, क्वेश्चन बता दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। अब आता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। सर ये क्या होता है, देखो साइंटिफिक नोटेशन जो है, एक तरह से केमिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं या फिर बहुत छोटे छोटे नंबर होते हैं, तो बहुत छोटा वैल्यू को दर्शाने के लिए या बहुत बड़ा वैल्यू को दर्शाने के लिए अभी हमने प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। क्या कि 10 का पावर -12 के फॉर्म में लिखूं, जैसे मान लो क्या कोई दिया हुआ है क्या 5 नैनोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ 5 गुने 10 का पावर -9 मीटर, समझ रहे हो। यानी लिखा था 5 Nm, लिखा क्या 5 गुने 10 का -9 मीटर, यानी कि 5 जो एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यहाँ पे 10 एक साइंटिफिक नोटेशन है, समझ रहे हो। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हुआ कि बड़े वैल्यू को, बड़े नंबर को छोटे के फॉर्म में कन्वर्ट कर। अगर इसी को हम और डिटेल में लिख देना, 5 गुने 10 का पावर -9 को देखो ऐसे लिखा है 5 डिवाइड बाय 10 का पावर 9, और डिटेल में लिखेंगे तो 5 नीचे 10 के ऊपर 9 जीरो लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ इतना बड़ा वैल्यू था, इसको छोटा करके ऐसे लिखे, अब इसको छोटा करके 10 का पावर -9 लिखे, अब इसको छोटा करके ये लिखे। तो इस वैल्यू को जब इस छोटे से वैल्यू में लिखेंगे तो इसी को बोलते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं सर, साइंटिफिक नोटेशन। बात समझ आया। जितना बड़ा वैल्यू है, जितना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको छोटे के फॉर्म में सजा के लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम साइंटिफिक नोटेशन का, सिंपल सा समझो यही, मतलब n इंटू 10 का पावर n के फॉर्म, किसके फॉर्म में सर, n इंटू 10 का पावर स्मॉल n के फॉर्म। अब ये 10 का पावर जो n है वो कई बार नेगेटिव में भी जा सकता है और कई बार ये पॉजिटिव में भी जा सकता है, बात समझ रहे हो। हाँ, तो यही साइंटिफिक नोटेशन का मेन फॉर्मूला है, इसी पे हम एक एक करके आगे चलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। देखो वही हमने लिखा है क्या साइंटिफिक नोटेशन के बारे में कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 का पावर n, n इंटू 10 का पावर n इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। एंड साइंटिफिक नोटेशन क्या, n गुना 10 का पावर n, n क्या है, n एक एक्सपोनेंट नंबर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बोलता है n जो अंदर का n है ये वेरी करेगा 1 से 9.99 के बीच, मतलब एक वैल्यू हो, कभी 2 हो, कभी 3 हो, कभी 4 हो, कभी डेसिमल के फॉर्म में हो, 95 100, समझ रहे हो, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले, समझो अगर कोई लिखे क्या 25.5 गुने 10 का पावर -3, ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन है। कोई दूसरा ऐसे लिखे क्या 25.5 गुने 10 का पावर +3, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। कोई लिखे 2.53 गुने 10 का पावर +4, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। मतलब एक डेसिमल पॉइंट के बाद 10 के पावर में जिसको लिखा जाएगा वो सब क्या है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में उसको लिखते हैं।
तो सिंपल समझो n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n के फॉर्म में। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को, है ना। आगे बढ़ा जाए, चलो। तो अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ, जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 के ऊपर 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। बताओ आपको इस नंबर को याद करने में सबको दिक्कत होगा, इतना बड़ा नंबर बोलेंगे, ये लाइट का स्पीड। अब रखते रहो बैठ के, तुम कितना देर तक रखोगे, लिखने में भी प्रॉब्लम, याद करने में भी प्रॉब्लम। तो वैज्ञानिक लोग दिमाग लगाए क्या कि इतना बड़ा वैल्यू को याद करना हर बार टफ हो रहा है, एक तो लिखने में भी टाइम लग रहा है सर और याद करने में भी। तो जो काम करने में ज्यादा टाइम लगता है उसको शॉर्ट फॉर्म में करना होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 3 लिखो, 10 लिखो और जितना पावर है उसके मुंडी पे लिख दो, पावर के फॉर्म 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 और यूनिट पढ़ दो मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, यही जो नंबर कहलाया साइंटिफिक नोटेशन। बताओ अब तुमसे हम सवाल पूछते, बताओ ऊपर वाला नंबर याद करना ज्यादा आसान है या नीचे वाला। ऑब्वियसली बात है नीचे वाला नंबर को याद करना ज्यादा आसान है ना, लिखना भी आसान है सर। क्लियर है, चलो। तो ऐसे ही यहाँ पे बोल रहा है क्या, जो ये साइंटिफिक नोटेशन है इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं सर, जब तुम कोई न्यूमेरिकल बनाओगे, कोई तरह का कॉन्सेप्ट को सॉल्व करोगे, तो वहां पे ये यूज होगा एज ए एडिशन, मैथमेटिकल कन्वर्जन के लिए या मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, और कई बार ये डिवीजन के केस में हम इस साइंटिफिक नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। हाँ, क्लियर है, चलिए। तो ये साइंटिफिक नोटेशंस को हम कल बताएंगे, ठीक है। अभी आज का क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। चलो जहां भी जितना बताए हैं इसको पहले कॉपी में नोट करो, अच्छे से इसको लिखो, इसका क्लास नोट्स बनाओ। आज के क्लास में मेनली जो हम बात बताएं वो क्या बताएं सर, और डेफिनेशन बताएं किसका, मास का और वेट का। उसके बाद हम बताया था आपको क्या, वॉल्यूम का डेफिनेशन, डेंसिटी का, टेम्परेचर का, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन के बीच डिफरेंस, ठीक है। तो यहां तक इसको अच्छे से लिखिए, जो होमवर्क है उसको बनाइए। और अभी हमने एक और चीज बताया आपको क्या, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इसमें साइंटिफिक नोटेशन है। इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से यहीं से हम रिस्टार्ट करेंगे, समझाएं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ। चलिए इन सभी बातों के साथ आज के क्लास को बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर तुम लोग न्यू हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाए, ठीक है। चलिए इन सभी बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।